नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे राजद्रोह की, राजद्रोह के लिए मिलने वाली सजा की और राजद्रोह की परिभाषा की। कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ विद्रोह करना, अपने भाषण या शब्दों के द्वारा उसकी अवमानना करना राजद्रोह की श्रेणी में आता है। अब तक मतलब यह कि चुनी हुई सरकार के प्रति अपने असंतोष को व्यक्त कर जनता में विद्रोह पैदा करना या सरकार के प्रति घृणा को व्यक्त करना राजद्रोह या देशद्रोह की श्रेणी में माना जाता है। लेकिन लोकतंत्र में सरकार और उसकी नीतियों का विरोध करना, उसकी आलोचना करना जनता का अधिकार भी है और इसे छीना भी नहीं जा सकता। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जनता का मूलभूत अधिकार है। राजद्रोह या देशद्रोह के लिए सजा क्या हो, क्या राजद्रोह के कानून को खत्म कर दिया जाए, इस विषय पर जब भी चर्चा होगी तो बीच में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आएगा ही। एनसीआर में के आंकड़ों की अगर बात करें तो इस आंकड़े के मुताबिक 2014 से 2021 के बीच राजद्रोह के 475 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से आधे से ज्यादा मामले पिछले 8 वर्षों में दर्ज किए गए और सबसे ज्यादा 69 मामले असम में दर्ज हुए। असम के बाद हरियाणा में 42, झारखंड में 40, कर्नाटक में 38, आंध्र प्रदेश में 32 तो जम्मू कश्मीर में 29 मामले दर्ज हुए और इन सभी मामलों में बचाव पक्ष अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ ले रहे थे। आगामी मानसून सेशन में लॉ कमीशन की सिफारिश पर चर्चा भी संभव है और क्या राजद्रोह या देशद्रोह की सजा हो क्या हो और जो कुछ वर्षों या कैद या आजीवन कारावास तक जो सजा अब तक सीमित थी उसके लिए क्या फांसी की सजा का प्रावधान, ये भी चर्चा अब शुरू हो गई है। लेकिन राजद्रोह के लिए कठोरतम सजा की मांग से पहले राजद्रोह की परिभाषा तय करना भी जरूरी है। लॉ कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट या सिफारिश केंद्र सरकार को सौंपी है उसमें सजा के प्रावधानों पर भी चर्चा की गई है, साथ में उसे परिभाषित करने की भी कोशिश हुई है। दरअसल इस चर्चा की शुरुआत तब हुई थी जब 2019 में आम चुनाव में कांग्रेस ने राजद्रोह कानून को हटाने की बात की थी, जिसके बाद 2021 में राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा था और केंद्र सरकार ने मामले को लॉ कमीशन को भेज दिया और लॉ कमीशन से सुझाव मांगा था। अपने सुझाव में कल लॉ कमीशन ने इस कानून को खत्म करने की मांग को तो खारिज कर दिया है, लेकिन साथ में आजीवन कारावास की जो सजा है उसे कम करके 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान करने की बात की है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि राजद्रोह या देशद्रोह की सजा क्या हो, आतंकी और नक्सली गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए क्या सजा हो, क्या राजद्रोह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करना देशद्रोह माना जाए। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में अश्वनी दुबे जी होंगे हमारे साथ, वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा प्रवक्ता बीजेपी रमाकांत मिश्र और विनय मिश्र जी हमारे साथ होंगे, नेता कांग्रेस के तौर पे। इन सब के साथ मिलकर के चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से आपको परिचय करवाएंगे अपने मेहमानों से और चर्चा की शुरुआत करेंगे। 11 मई 2022 ये वो तारीख थी जिस दिन देशद्रोही ताकतें एक तरह से मुस्कुरा उठी थी। 11 मई 2022 ये वो तारीख थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह की धारा 124 ए को अचानक से कोमा में डाल दिया था। जो धारा 124 ए देशद्रोहियों पर शिकंजा कसती थी, उस धारा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में देशद्रोह के कानून के तहत चल रही जांचों, लंबित मुकदमों और कार्रवाइयों पर भी रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि केंद्र सरकार देशद्रोह कानून की समीक्षा करे और जब तक समीक्षा नहीं हो जाती तब तक इस कानून का इस्तेमाल न किया जाए। देशद्रोह कानून पर रोक लगे 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने विधि आयोग से राय मांगी थी। अब इस मामले में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। विधि आयोग की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, इसे जानने से पहले आइए ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं आखिर देशद्रोह की धारा 124 ए है क्या। अगर कोई भी व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन करता है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ ही संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो वो देशद्रोह, राजद्रोह का आरोपी है और उसे आजीवन कारावास या 3 साल की सजा हो सकती है। 1860 में बनाया गया था देशद्रोह कानून। 1870 में आईपीसी में शामिल की गई
देशद्रोह की धारा 124A अपराध को गैर जमानती बताती है। धारा 124A 3 साल से लेकर आजीवन सजा तक का प्रावधान। जिस तरह देश विरोधी ताकतें समय समय पर सर उठाती रही हैं, देश में सांप्रदायिक या जातीय हिंसा की साजिशें रचती रही हैं, उसे देखते हुए आवश्यक था कि देशद्रोह की सजा को बढ़ाकर फांसी की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर ही रोक लगा दी। अब ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं कि विधि आयोग ने क्या प्रस्ताव दिए हैं। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक है देशद्रोह कानून। देशद्रोह जैसे संगीन अपराध के लिए बढ़ाई जाए सजा। धारा 124A को निरस्त करने से पड़ेगा देश की अखंडता और सुरक्षा पर प्रभाव। नागरिकों की स्वतंत्रता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। धारा 124A को खत्म करने की जगह किए जा सकते हैं कुछ संशोधन। संशोधन की स्थिति में 3 से 7 वर्ष की सजा का भी प्रस्ताव है, और सिर्फ इसीलिए कि धारा 124A ब्रिटिश काल से है, इसके खत्म करने का नहीं हो सकता है वैध आधार। बाकी देशों से अलग है भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वास्तविकता। कुछ ऐसा देश कर चुके हैं, नहीं हो सकता धारा 124A के निरस्तीकरण का आधार। अब देखना यह है कि इस विषय पर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो विधि आयोग ने अपनी सिफारिश जो है केंद्र सरकार को दे दी है। अब केंद्र सरकार के ऊपर में है कि इन सिफारिशों को मानती है, ये मानती है तो पूरा मानती है, या कुछ संशोधन को मानती है, या इसमें कुछ और अपने तरीके से संशोधन करती है। क्या है सच, क्या है सही हो, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, इसे तो चर्चा का विषय है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। अश्वनी दुबे जी हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, रमाकांत मिश्र प्रवक्ता बीजेपी और विनय मिश्रा नेता कांग्रेस। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत अश्वनी दुबे जी मैं आपसे करना चाहूँगा। बहुत दिनों के बाद आप हमारी इस चर्चा में जुड़े हैं, बहुत व्यस्त रहे हैं। मैं आपसे सोशल मीडिया के द्वारा मिलता जुलता रहा हूं, और आपके कमेंट्स भी जो है, इनफैक्ट जो हर एक जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर आपके कमेंट्स से मैं अवगत रहा हूं। लेकिन इस विधि आयोग की सिफारिश पे मैं चाहता हूं कि मैं आपकी बात, हमारी जनता जो है वो जाने कि ये जो सिफारिश है, इस सिफारिश पे तो बात करेंगे, लेकिन साथ में एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आपसे खास तौर पे कि जहां देशद्रोह के कानून में फांसी की मांग की जा रही थी, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्थगित करके सरकार के पास प्रस्ताव के लिए भेजा था, और अब जो सिफारिश आई है इसमें आजीवन कारावास को भी खत्म कर दिया गया है। 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान, यानी सजा को थोड़ा सा जो है, मतलब एक तरीके से कहें जाए हल्की कर दी है। क्या आपको लगता है कि देशद्रोह के कानून के लिए सजा यही 3 से 7 साल होनी चाहिए, या आपकी नज़र में इसकी सजा और भी कड़ी होनी चाहिए? अश्वनी जी। अश्वनी जी की आवाज नहीं आ रही, एक बार आवाज बढ़ाइए उनकी। अश्वनी जी शायद आपका म्यूट है क्या? एक बार आप देखें, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे। क्या विनय जी को मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा विनय जी आपको आ रही है, तो अभी जब तक अश्वनी जी से कुछ लगता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, तब तक मैं आपको चाहूंगा कि आप अपनी टिप्पणी दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो स्थगित करके सरकार से सुझाव मांगा था, लॉ कमीशन ने जो अभी अपनी सिफारिश की है, उस सिफारिश पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आपकी पार्टी और आपके नेता ने 2019 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि अगर वो सरकार सत्ता में आई, अगर कांग्रेस, तो देशद्रोह के कानून को हटाएगी। देखिए, ये धारा 124A 1870 में अंग्रेजों द्वारा लगाई गई, और इसके परिप्रेक्ष्य में यह कहा जाता है कि धारा लगाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिखें या कुछ संकेतों में कुछ भी प्रदर्शन करें। अंग्रेजों ने भारतीयों को दबाने के लिए इस धारा का इस्तेमाल किया, और जब 1947 के बाद हमारा देश आजाद हुआ। बीना जी, ये इतिहास भूगोल सबको पता है, मैं चाह रहा हूँ कि इससे आगे की बात करें हम लोग। इससे आगे की बात बता रहा हूँ। 1950 में जब देश में लोकतंत्र आया, और अगर एक लोकतंत्र में वहां के नागरिकों को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, बोलने और विरोध करने पर अगर इस धारा का मिसयूज किया जाएगा,
तो इस धारा को समाप्त कर देना ही चाहिए। और यही वजह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा पर पुनः विचार करने को कहा, विधि आयोग को अपना परामर्श दिया कि इस पर आप अपनी राय रखें। तो ये कांग्रेस पार्टी इस धारा को खत्म करने के लिए अगर पहले थी नहीं तो आज भी उसी बात पर है। देशद्रोही मतलब आप ये कानून खत्म करेंगे तो जो देशद्रोह की परिभाषा भी बदलनी होगी आपको, और अगर नहीं बदलेंगे आप तो देशद्रोह जो करेगा इस परिभाषा के हिसाब से उसके लिए आप क्या सजा का प्रावधान करेंगे? आपने सीधा खत्म करने की बात करी है, आपने कोई रास्ता नहीं सुझाया है, क्या करेंगे अगर जी? देखिए, अगर एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन या विरोध तो इस धारा को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर देश के प्रति कोई असंवैधानिक कार्य करे, कोई देश के खिलाफ काम करे, तो इसको और कड़ा बनाना चाहिए, इसको थोड़ा सा परिभाषित करना चाहिए, अलग अलग विषयों में परिभाषित करना चाहिए कि यदि देश के खिलाफ कोई ऐसे कार्य करता है जो देश की संप्रभुता, देश की रक्षा पर, सुरक्षा पर आ जाए, तो ऐसे क्या अश्वनी जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? अश्वनी जी की आवाज हम लोगों तक नहीं पहुंच रही, एक बार अश्वनी जी की आवाज को ठीक कीजिए। अब आ रही है अश्वनी जी आपको मेरी आवाज? बिल्कुल, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। जी, अब आपकी आवाज भी सुनाई दे रही है। जी, मैं चाहूंगा कि एक बार अपनी टिप्पणी जो है, अगर मेरा प्रश्न आपने सुन लिया तो आप प्लीज। बिल्कुल मुकेश जी, मैंने आपका प्रश्न सुन लिया। दो तरह की बातें इसमें जरूरी है। देखिए जी, ये बात तो सत्य है कि कॉलोनियल एरा में फ्रीडम फाइटर्स की आवाज को दबाने के लिए ये कानून लाया गया, लेकिन उसके बाद देखें तो 1950 में जब हमारा संविधान आया तो संविधान में भी आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19(2) दोनों बातों को उसमें किया गया। सवाल यह है कि यूएपीए का होना, एनएसए का होना, टेररिज्म को डील करना और देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा होना, ये दोनों के लिए तो स्पेशल स्टैट्यूट है, एनएसए है और यूएपीए है। लेकिन कोई व्यक्ति पॉलिसी क्रिटिसाइज करने के नाम पर, गवर्नमेंट की योजनाएं क्रिटिसाइज करने के नाम पर एक एजेंडा ड्रिवन एक्सरसाइज करता है, और वो एजेंडा जो विदेशों में बैठे हुए लोग देश के अंदर देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के करते हैं, या कुछ ऐसी बातें जानबूझ करके देश के खिलाफ करी जाएं जिससे असंतोष समुदायों के बीच में भड़के, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान हो, जैसे कि जामिया जैसे वायलेंसेस जो हम लोगों ने देखा शाहीन बाग करते करते, और इन्होंने सैकड़ों बसों में आग लगा दी, अग्निवीर करते करते रेलों को फूंक डाला। उस कानून को डील करने के लिए सिर्फ गुंडा एक्ट राइटिंग के अलावा वो देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की श्रेणी में आया। तो जब देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की श्रेणी में आया तो उसके लिए तो एक कानून चाहिए, और देश विरोधी संगठन के साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनके साथ संबंध रखना और किसी प्रकार से सहयोग करना देश के खिलाफ गतिविधि में शामिल होता है। इन परिस्थितियों के लिए देशद्रोह की धारा होनी चाहिए। लेकिन मेरे कुछ इसमें विचार है मुकेश जी, और बड़ा अच्छा डिबेट आपके साथ होता है, जैसे ही मैंने सुना कि मुकेश जी इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज अगर हम देखें तो आजादी के बाद 75 वर्षों में बहुत कुछ आगे बढ़ा है, लेकिन आज के पैरामीटर्स के हिसाब से आज क्या जरूरत है उस लॉ की, और आगे वाले 100 वर्षों में कैसी जरूरत थी, उसके हिसाब से अगर पैरामीटर्स चेंज करके देशद्रोह की धारा को रखा जाता है तो मैं समझता हूं कि बड़ा तर्कसंगत भी है और आज की तारीख में उचित भी है। दूसरा, 124A हटा देना विकल्प नहीं है। 124A को नए तरीके से परिभाषित करके 124A में, ताकि स्टेट उसको पैट्रोनाइज नहीं करे। मुकेश जी कोई शो चला रहे हैं, पता चला कि किसी राज्य को खराब लगा, राज्य ने देशद्रोह की धारा लगा दी, तो उसके प्रति अगर मान लीजिए कि उस बातों को रोकने के लिए चेक एंड बैलेंस हो, यानी राजद्रोह का जो मूल आरोपी उसकी मंशा होती है, वो असंतोष भड़काने की कोशिश करता है, जनता के मन में चुनी हुई सरकार के प्रति घृणा तिरस्कार जगाने की कोशिश करना, किसी अनिष्ठा या शत्रुता की भावना के मुताबिक करना, अगर ऐसा आता है तो निश्चित तौर पर इस धारा को रखने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। सवाल यह है, एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, जब ये कानून बना उस समय सोशल मीडिया नहीं था, जब संविधान बना तब भी सोशल मीडिया नहीं था। बिल्कुल। आज मुकेश जी आप सोशल मीडिया पर हैं, किस तरीके से एजेंडा ड्रिवन एक्सरसाइज चलती है
और वहां सोशल मीडिया पर पढ़ने में उसको डील करने के लिए आईटी एक्ट काफी नहीं है, उसको बिल्कुल। डील करने के लिए कानून सख्त होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा थोड़ा सा, जो दो चीजें आपने कही, घृणा और असंतोष। ये घृणा और असंतोष एक ऐसे शब्द हैं जिसको परिभाषित करें या कैसे कहें कि ये जो शब्द है इससे सरकार के प्रति घृणा व्यक्त होती है, या ये जो शब्द है इसको बोलने से असंतोष व्यक्त होता है और ये असंतोष इतना है कि विद्रोह सरकार के खिलाफ हो जाए, इसलिए ये राजद्रोह होगा या देशद्रोह होगा। इसको कैसे परिभाषित किया जाएगा, इसकी सीमा रेखा क्या होगी? देखिए, यदि एक नॉर्मल भाषण है और उस भाषण से आप सरकार की योजनाओं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट हो गया। लेकिन यही भाषण है जिस भाषण के मुताबिक विद्रोह फैले, बेईमानी या अवैध तरीके से सरकार को उखाड़ फेंकने की कार्रवाई शुरू हो और उसके बाद हिंसा की कार्रवाई हो, हिंसा की धमकी हो, तो उस भाषण को राजद्रोह में शामिल किया जाना चाहिए और राजद्रोह की धारा को रखना भी चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की घृणा या असंतोष बोने की इच्छा प्रकट करना या असंतोष या घृणा करना या हिंसा, सार्वजनिक अशांति का आवाहन करना, व्यक्ति के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ऐसे नारे लगाना जो नारे सामाजिक व्यवधान को बढ़ाएं, तो ऐसी बातों को तो आपको डील करने के लिए आपको एक देश में कानून चाहिए। और उसके लिए मैं समझता हूं, क्योंकि वो कानून वो जो कानून है वो कानून देश की स्थिरता, देश की अखंडता, देश की एकता के खिलाफ माना जाएगा, इसलिए उसको डील करने के लिए राजद्रोह जैसी धारा। बिल्कुल। एक मैं उदाहरण देकर के मैं चाहता हूं कि इस उदाहरण को समझाइए कि अक्सर अभी कश्मीर में एक उदाहरण आया था कि 80 कश्मीरी छात्रों के खिलाफ पिछले 2021 में या 20 में राजद्रोह का मुकदमा किया गया था, क्योंकि क्रिकेट मैच के दौरान जो है उसने पाकिस्तान के लिए चीयर्स किया था, पाकिस्तान को चीयर्स किया था जीतने पे, भारत के हारने पे। खेल की भावना से अगर देखें तो जो भी टीम, जो भी प्लेयर आपको अच्छा लगता है, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप उसके पक्ष में चीयर्स करते हैं। तो ये जो यहाँ पर बात हुई, अगर आपको खेल की भावना के तहत आपने किसी प्लेयर को या किसी देश को आपने चीयर्स किया और आपको देशद्रोही कह दिया गया, धारा लगा दी गई आपको, तो ये जो लक्ष्मण रेखा है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी और देशद्रोह, इन दोनों के बीच में जो एक लक्ष्मण रेखा है वो कैसे होगा? इस मामले को आप कैसे क्या पाकिस्तान को चीयर्स करना देशद्रोह की श्रेणी में आएगा, या ये खेल भावना के तहत आप इसको कह सकते हैं कि नहीं, ये तो खेल भावना के तहत किया गया, जो प्लेयर या जो टीम अच्छा करेगी हम उसका समर्थन करेंगे? मुकेश जी, बड़े आदर के साथ मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। पाकिस्तान भारत में इंटरनल एग्रेशन और एक्सटर्नल एक्सीजेंसीज दोनों के लिए तमाम प्रयास करता है। पाकिस्तान भारत का एक शत्रु देश है। पाकिस्तान नहीं सर, शत्रु देश परिभाषित नहीं है सर, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान, ये बात एनिमी कंट्री इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान, पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमारे देश में आता है। हमारे देश नहीं, ये तो मांग की जा रही है जो कि उसको शत्रु देश बोला जाए, लेकिन शत्रु देश तो है नहीं, हमारे तो कुछ संबंध, राजनयिक संबंध है ही। देखिए क्या है कि पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध होना और पाकिस्तान की टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज को लेकर के, चाहे यूनाइटेड नेशंस से लेकर दुनिया भर में जो बातें चल रही हैं उसको लेकर चलना, और जब भी पाकिस्तान ने देश के ऊपर आक्रमण किया तब उसकी बातों को दुनिया के मंच पर इसीलिए उठाया गया, ये कह करके कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है हमारे देश में आतंकवाद फैलाता है, आतंकवाद का जनक। तो पाकिस्तान के साथ संबंध, पाकिस्तान के, क्योंकि मंशा की यह बात हो रही है, बिल्कुल पाकिस्तान की खिलाड़ी भावना, खेल भावना पाकिस्तान के खिलाड़ियों के पक्ष में और इंग्लैंड या यूएस के पक्ष में, दोनों में बेसिक अंतर है। बिल्कुल। इसलिए कि भारत की इंटरनल एक्सीजेंसी के लिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए इंग्लैंड और यूरोप या रशिया या अमेरिका उतने जिम्मेदार जितना कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। इसलिए पाकिस्तान के झंडे लगाना, पाकिस्तान के पक्ष में बोलना, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बोलना इस देश में राजद्रोह की श्रेणी में इसलिए भी आएगा क्योंकि पाकिस्तान ने देश की अस्थिरता, देश में अस्थिर माहौल पैदा किया है। तब तो मैं कहूंगा, एक गदर फिल्म है, गदर फिल्म में आपको एक डायलॉग याद होगा जो सनी देओल से जो अमरीश पुरी है वो कहते हैं पाकिस्तान में कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है, लेकिन जब भारत मुर्दाबाद की कहने के लिए बोलता है तो उसके बाद जो पूरी फिल्म बदल जाती है। तो वहां पाकिस्तान जिंदाबाद जो कहता है वो पाकिस्तान जिंदाबाद भारत में रिलीज हुई थी, उस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। इसीलिए उस बात, देखिए आपको हमें यह भी समझना पड़ेगा
क्योंकि फिल्मों के माध्यम से भी विचारों की अभिव्यक्ति की जब बात कही जाती है तो उस बात को लेकर भी जहां यहाँ पर अगर देश में बवाल पैदा हो, देश में विवाद पैदा हो, ऐसी परिस्थितियों में राजद्रोह जाए और वो हिंसा इस लेवल की हिंसा बढ़े कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो, तो निश्चित तौर पर राजद्रोह जैसी धाराएं बड़ी प्रासंगिक रह जाती, क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना और सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होना किसी भी विवादित बयान से, किसी भी विवादित उससे, किसी भी रोकेंगे सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ कार्य करना, ये राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आएगा तो और कौन सी श्रेणी में बिल्कुल आएगा? राजद्रोह की श्रेणी में आएगा। और राजद्रोह अगर है तो उसके लिए सजा जो है, हम तो फांसी की बात करते हैं कि राजद्रोह की सजा, हालांकि सिफारिश जो है वो सिफारिश तो आजीवन कारावास से कम कर दिया गया, क्योंकि पहले तो आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती थी। लेकिन अब देखना है कि सरकार क्या कहती है। रमाकांत जी हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से। रमाकांत जी, क्या आपको लगता है देशद्रोह की सजा क्या हो? मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे क्योंकि सारी टेक्निकल पॉइंट्स अश्वनी दुबे जी ने जो है पूरी तरीके से साफ कर दिया है। क्या आप फांसी की मांग करते हैं या आपको लगता है कि देशद्रोह के लिए फांसी ही पर्याप्त है, उससे नीचे किसी भी सजा पर विचार भी नहीं करना चाहिए? मुकेश जी, अभी अश्विनी जी ने बहुत बारीकी से इस चीज को समझाया, जैसे आपने अभी कहा। आप जी, निश्चित तौर पर हमें बहुत ही ऐसे बिंदु मिले जिसके ऊपर में और भी इसको क्लियरिटी मिलेगी। देखिए, देशद्रोह का कानून जिस तरह से अभी लॉ कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है, निश्चित तौर पर इसको परिभाषित करने की और विवेचना करने का इसमें कहीं ना कहीं जगह तो जरूर मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के ऊपर में या तो उन्होंने कहा जो कि इसके ऊपर में सरकार अपना पक्ष रखे, तो सरकार ने लॉ कमीशन को ट्रांसफर किया। अब देखिए, जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, आपने देखा होगा 2023 से पहले, आपने जम्मू कश्मीर का उदाहरण में देना चाहता हूँ। कांग्रेस ने कहा था 2019 में जो कि हम देशद्रोह के कानून को हम खत्म कर दें, तो उनके लिए जम्मू कश्मीर में जिस तरह की घटनाएं हुई, जैसे हम भाजपा जब सरकार में आई 370 खत्म किया, 35 खत्म किया, उससे पहले 1990 के अंदर में जिस तरह की घटनाएं हुई और जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, अगर कांग्रेस के लिए सामान्य घटना है तो निश्चित तौर पर उन्होंने 2019 का जो उन्होंने बात कहा था, मुझे लगता है जो कि वो अभी भी जो है सो उस चीज को बिल्कुल सहमत होंगे उस चीज के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है जो कि कानून को जितना आप सख्त बनाएंगे उससे क्या होता है तो घटनाक्रम में कमी आती है। जहां पर सरकार द्वारा या सरकार की सार्वजनिक संपत्ति, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आज चलिए भाजपा सरकार के अंदर में है, सत्ता के अंदर में है, अगर कल को कांग्रेस है तो मुख्य जो बिंदु है वो आपकी भावनाओं, आपकी जो अभिव्यक्ति है, उसके आड़ में जिस तरह से आप सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा है जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में 24 करोड़ जनता का वो प्रदेश, आज जिस तरह से शांति और सद्भावना वहां पर स्थापित हुई है, मुझे लगता है कानून को बेहतर तरीके से प्रदेश सरकार कैसे लागू करती है ये समझने की बात है। देश की सरकार कैसे लागू करती है, आज ठीक है प्रावधान आप भले ही आप फांसी का रख लीजिए या 7 साल का कर लीजिए या 3 साल का कर लीजिए, मुझे लगता है सरकार की मंशा स्पष्ट होनी चाहिए। आप अगर देश में कानून और सद्भावना अगर बनाए रखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए कोई भी कानून सख्त हो, चाहे 7 साल का प्रावधान हो उसमें, चाहे 3 साल का हो, आप उसको इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और देश में शांति नहीं। ये सवाल हमने इसलिए पूछा था इसमें, मान लीजिए रमाकांत जी आप कह रहे हैं कि नहीं 3 साल और 7 साल भी ओके टाइप है। अगर कोई नक्सली जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हमेशा होता है और उसको आप वो सामने आता है उसका अपराध और आप उसे सज़ा दे देते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल मैक्सिमम 7 साल तक वो जेल में रहता है, जेल में आने के बाद इसकी क्या गारंटी है कि फिर से वो उसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि देशद्रोह की अगर सजा होनी चाहिए तो फांसी ही होनी चाहिए ताकि मामला खत्म हो। अगर आपने देश के खिलाफ जो है एक बार आपके मन में कुछ आया है तो 7 साल के बाद आपके मन में वो नहीं आएगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। जी देखिए मुकेश जी, मैं आपको बड़े ही स्पष्टता और जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जिस तरह से देश के अंदर में आप देखेंगे जिस तरह से 2014 से पहले या इवन की 2004 के बाद भी, जैसे अभी अश्विनी जी ने बिल्कुल इस चीज का जिक्र किया था, शाहीन बाग के नाम पर किस तरह से हिंसा हुई, आपने देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, आपने देखा होगा जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर उसकी आड़ में लेकर के आप देशद्रोह का गतिविधि में आप शामिल होते हैं। उस तरह के सार्वजनिक संपत्ति, जैसे आपने अग्निवीर की बात आपने की,
निश्चित तौर पर किस तरह से रेलों में के डब्बों में आग लगाई गई, ये सारी व्यवस्थाएं दिखाती है जो कहीं ना कहीं कानून को सख्त बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, आप उसको नए सिरे से परिभाषित करिए, विवेचना भी करिए, डिस्कशन भी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कानून को जितना सख्त, देखिए कानून बनाएगा देश का संसद बनाएगा, सरकार बनाएगी। नहीं, हम भी तो वही कह रहे हैं रमाकांत जी, हम आपसे अलग नहीं कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि भाई कानून को सख्त बनना चाहिए, और जो अभी अब 3 से 7 साल की सिफारिश हुई है, मैं कहता हूं कि उसे जो है फांसी की सजा में तब्दील करना चाहिए, और मैक्सिमम जो है इसमें पनिशमेंट फांसी की होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। हमारे साथ विनय मिश्रा जी भी है। विनय जी, क्या आपको लगता है देशद्रोह, जैसे आप लोग तो हटाने के पक्षधर हैं, अगर आप लोग हटाने के पक्षधर हैं तो जो नक्सली गतिविधियों में शामिल लोग पकड़े जाएंगे या जो आतंकी गतिविधियों में शामिल लोग पकड़े जाएंगे, उसके साथ आप क्या करेंगे? किस तरीके से सजा देंगे? किस तरीके का व्यवहार करेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस की सरकार में आपने देखा कि ऐसा तो है नहीं कि जो भी नक्सली या आतंकवादी गतिविधि में शामिल थे उन्हें छोड़ दिया गया या जेल में केवल बैठाल के खाना खिलाया गया, उनकी सेवा की गई। आपने देखा कि उनको फांसी दी गई। इस देश ने कभी भी ऐसे व्यक्ति को या ऐसी कोई संगठन जिसने आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहा हो या कोई ऐसा कार्य किया हो, आगजनी या देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, उसके लिए कड़े से कड़े कानून का प्रयोग करके कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को एक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर कोई इस तरह की गतिविधि करेगा जिसमें देश की सुरक्षा को, देश की संप्रभुता को हानि पहुंचेगी, तो उसे कड़ा कानून बनाकर कांग्रेस पार्टी ने इंप्लीमेंट किया है, उसको दिखाया है देश को। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी केवल ठीक है, नक्सलियों और आतंकियों को तो आप देशद्रोह के कानून के दायरे के अंदर में लाना चाहते हैं, लेकिन जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है विनय जी, क्या आप उसको भी मानते हैं कि जो अपने भाषण से, जैसा कि अभी अश्वनी जी बता रहे थे कि जो अपने भाषण से घृणा पैदा करता है, जो असंतोष पैदा करता है समाज में, और उससे देश का, समाज का जो नुकसान होता है, क्या वो देशद्रोह के अंतर्गत नहीं आएगा? क्या आप उसे नहीं मानते कि वो भी देश के का द्रोह कर रहा है, राजद्रोह कर रहा है, और उसको उसी अनुरूप सजा मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल आएगा, उसको उसके अनुरूप सजा मिलनी भी चाहिए। मैंने बोला कि कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा संगठन जिसके द्वारा देश के नागरिकों को या नागरिकों की भावनाओं को या किसी एक ऐसी इच्छा शक्ति को बल मिले कि उसके कारण देश में खून खराबा, हिंसा फैलने की आशंका हो, तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे संगठन को कड़े से कड़ा कानून बनाकर उसे सजा देनी चाहिए जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अश्वनी जी, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे, क्या आपको लगता है कि अभी तक देशद्रोह के लिए जो अपराध की जो श्रेणी रखी गई है या जो सब्जेक्ट रखा गया, उसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए? धर्मांतरण का इतना बड़ा मामला पूरे देश में चल रहा है, लोगों को प्रलोभन देकर के धर्मांतरित करवाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए सजा जो है वो पर्याप्त नहीं है। क्या आपको लगता है कि इसे भी इस श्रेणी में शामिल करना चाहिए? आप अगर जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, इसे भी देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए? जबरन धर्म परिवर्तन ना सिर्फ अवैध है बल्कि असंवैधानिक भी है, गलत भी है। भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 25 की बात कही गई है, राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एएन रे की बेंच ने, 5 जजेस बेंच ने कहा कि प्रोपोगेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को कन्वर्ट, प्रोपोगेट करने का मतलब आप अपनी बात को कहेंगे। अब देशद्रोह के लिए एक और, क्योंकि आपके प्रश्न पर आखिरी में सार में आऊंगा, देशद्रोह पर मैं तो हमेशा से मुकेश जी इस बात का पक्षधर हूं कि राष्ट्रीय लेवल का लेजिस्लेचर बने और वो लेजिस्लेशन ये इंश्योर करे कि किसी भी व्यक्ति को चावल की बोरी के बदले में या किसी भी तरीके से कुछ पैसा देकर या उसको लालच देकर या उसकी बीमारी को ठीक करने का बहाना देकर या उसकी जो निर्धनता है उस निर्धनता को कमजोरी बनाकर ये नहीं रखा जाए। वो तो देशद्रोह की श्रेणी में आने में देखिए संविधान को परिवर्तित करना पड़ेगा, परंतु एक सेंट्रल लेजिस्लेशन इस बात का उसमें जरूर होना चाहिए कि ये धर्मांतरण के नाम पर या धर्म परिवर्तन करने के फ्री विल के नाम पर जो करते हैं उसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप हो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को क्लियर गाइडलाइंस के साथ इंश्योर किया जाए, 90 दिन 60 दिन का पीरियड दिया जाए, परिवार वालों को बताया जाए, गांवों की अगर बात है तो ग्राम प्रधान को बताया जाए और उसके बाद उस पर जांच करके तब धर्म परिवर्तन, ताकि लव जिहाद जैसी जो घटनाएं हैं वो घटनाएं रुक सके और हमारी जो बेटियां असुरक्षित हैं। आप ये देखिए कि एक मेजॉरिटेरियन स्टेट में मेजॉरिटेरियन बेटियां ही असुरक्षित हैं। बिल्कुल
यहाँ मेजॉरिटी, भारत में देखिए मेजॉरिटी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रही है, मेजॉरिटी रिलीजियस कन्वर्जन के खिलाफ लॉ की बात कर रही है। पाकिस्तान में ठीक उल्टा है, माइनॉरिटी कह रही है हमें पॉपुलेशन कंट्रोल बिल दे दो, माइनॉरिटी कह रही है हमें रिलीजियस कन्वर्जन बिल दे दो, माइनॉरिटी कह रही है हमारे को बचाओ। तो ये बड़ा फर्क है। इसलिए अब हम आ जाते हैं इस पर रखने के पहले देखिए कि लॉ मेकर्स को बहुत इस पर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि सरकार के खिलाफ धर्म परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन एक धर्म परिवर्तन पर एक लेजिस्लेचर बड़ा स्ट्रांग इस देश में होना चाहिए। दूसरा, स्टेट्स के हैं लेकिन स्टेट्स के लेजिस्लेचर उतने नाकाफी हैं, इसलिए सेंट्रल लेवल पर बनना चाहिए। दूसरा, अब जैसे हम लोग मूल राजद्रोह का मूल आरोपी की मंशा में पाया जाता है, माने जो मोटिव है वो उसकी मंशा क्या है। जरूरी नहीं है कि उसने जाकर के बिल्कुल ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, गोलियां चलाएगा तो निश्चित तौर पर जो इंडियन पिनल कोड के ऑफेंस है वो आएंगे, और टेररिज्म में आएगा तो टेररिज्म के उसमें आएंगे। लेकिन मंशा के मुताबिक वो सरकार के प्रति घृणा या तिरस्कार जगाने की कोशिश करना, मोह भंग कि मुझे मेरा सरकार के ऊपर से विश्वास ही उठ गया, पुलिस के ऊपर से विश्वास ही उठ गया, अवैध काम करने लगे, राज्य के प्रति से शत्रुता की भावना हो गई, इन बातों के एक व्यक्ति का, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था याद करिए जब जी साई बाबा की पिटीशन चल रही थी, बिल्कुल वहां पे मुंबई वाले जो नक्सली अर्बन नक्सल्स की जिनको हम कहें एक दूसरे से, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमार होना, शारीरिक रूप से दुर्बल होना नहीं, आपका माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। वो माइंड डील करने के लिए आपको एक लॉ होना चाहिए ताकि ऐसे लॉ से हिंसा नहीं फैले। बिल्कुल, हमारे पास अब समय जो है मतलब कम बचा है। मैं आखिरी कमेंट अपने तीनों मेहमानों से चाहूँगा और सबसे पहले रमाकांत जी के पास जाना चाहूँगा। और एकदम बिल्कुल पॉइंटेड सवाल है हमारा, क्या राजद्रोह के लिए या देशद्रोह के लिए फांसी की मांग को आप सही मानते हैं? क्या फांसी होनी चाहिए? बाकी दूसरी चीज़ें नहीं, सिर्फ फांसी पर मैं चाहूँगा रमाकांत जी। आप देखिए मुकेश जी, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम सजा होनी चाहिए। मैक्सिमम में आप जैसे लॉ कमीशन ने जो भी कहा है, रिकमेंडेशन दी है, मुझे लगता है जो कि हो सकता है, जो कि इसमें उनके लिए उपयुक्त होगा। लेकिन मुझे लगता है जो सख्त से सख्त कानून होना चाहिए, जो इसको करते हुए लोग डरे। मैं इतना कह नहीं, लॉ कमीशन ने तो सॉफ्ट कर दिया है, जो आजीवन कारावास की सजा थी उसको 3 से 7 साल में तब्दील करने की सिफारिश की है। देखिए उसमें एक चीज है मुकेश जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए रिकमेंडेशन जब हो जाती है, जब कमीशन आपको रिकमेंड करके दे देता है सरकार को, मुझे लगता है उसके बाहर जाना सरकार के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसीलिए मैं कहूंगा जो रिकमेंडेशन है उसके ऊपर में विवेचना करें, परिभाषित करें और उसके वही उसीलिए तो है भाई, आपने और इसे कमजोर कर दिया ना। यानी जो कांग्रेस चाह रही थी, आप भी उसी तरीके की सिफारिश कांग्रेस पूरी तरीके से हटाना चाह रही थी। आपने क्या भाई हटाओ मत, इसमें सजा कम कर दो, आजीवन कारावास है 3 से 7 साल की कर दो। यानी आपकी नजर में देशद्रोह कोई उतना बड़ा अपराध नहीं है। माफ कीजिएगा आप रमाकांत जी, लेकिन मुझे लगता है कि सिफारिश से कम मैं तो खुश नहीं हूँ। बिल्कुल। ये विनय मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे? देखिए भाजपा सरकार में केवल देशद्रोह के नाम पर लोगों पर, एक वर्ग पर जबरदस्ती कानून लगा दिया गया। आपने देखा डॉक्टर कफील गोरखपुर से आते हैं, उन पर देशद्रोह लगाया गया। अरे आप छोड़िए, कफील पे मत जाइए, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ फांसी पे है ना, उतना ही पॉइंटेड बताइए मुझे। फांसी की सजा का समर्थन, अगर देशद्रोह की बात होगी तो इस सरकार की बात होगी, और इस सरकार की मंशा पर भी सवाल उठेंगे कि कितने लोगों पर देशद्रोह लगाया गया और कितने पर साबित हुआ पिछले 9 सालों में। अगर आप ठीक है, आप लोग गोल गोल घुमा रहे हैं, जो सवाल पूछ रहा मैं उस पे नहीं आ रहे। अश्वनी जी क्या लगता है, सजा होनी चाहिए, फांसी तक जाना चाहिए मामला, या आपको लगता है कि नहीं सिफारिश ठीक है? नहीं, सिफारिश तो कभी भी, सिफारिश मानना न मानना सरकार के ऊपर निर्भर करता है, रिकमेंडेशन है। लेकिन एक सख्त से सख्त कानून देश की व्यवस्था को, अखंडता को, एकता को बनाने के साथ साथ मैक्सिमम पनिशमेंट जो हो वो लगना चाहिए। वो मैक्सिमम पनिशमेंट फांसी भी हो सकता है, मैक्सिमम आजीवन कारावास भी हो सकता है, और इस बातों पर विचार करने में तो कोई हर्ज है ही नहीं है। बिल्कुल, जिस देश को बनाने में, जिस देश को आज़ाद कराने में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हो, लाखों लोगों ने अपना बलिदान किया हो, उस देश के खिलाफ अगर कोई फिर से इसी तरीके का द्रोह करता है, उसके खिलाफ सोचता है, तो वो केवल पाप ही नहीं है, इस पाप की सजा मौत ही होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्विनी दुबे जी आपका, रमाकांत मिश्रा जी आपका और विनय मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और हमसे इस बात पे अपनी बातें, अपने विचार अपना साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देशद्रोह की सजा फांसी क्यों नहीं हो, जो सिफारिश लॉ कमीशन ने की है 3 से 7 साल की सजा की, उस सिफारिश जो है एक तरीके से कांग्रेस ने जो इस लॉ को खत्म करने की बात करी थी, बीच का रास्ता लॉ कमीशन ने दिया है। लेकिन देशद्रोह की सजा फांसी होनी चाहिए, मौत ही होनी चाहिए, क्योंकि जिस देश को आजाद करने के लिए, जिस देश को
बनाए रखने के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान किया हो, उस देश के प्रति अगर कोई नजर उठा के देखे, उंगली उठाए, तो उस उंगली को काट देना चाहिए, उस नजर को फोड़ देना चाहिए। तभी यह देश बचेगा, तभी इस देश की एकता और अखंडता बचेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।